Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new topic agriculture. So इस टॉपिक में हम लोग एग्रीकल्चर और उसके फीचर्स या उसके प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो लैंड टेन्योर सिस्टम था या जो जमींदार सिस्टम था वो कैटेगराइज्ड हुआ था किसके थ्रू? इंटरमीडियरीज के थ्रू। वो मेनली जो कि कलेक्ट करते थे रेंट किस फॉर्म में? लगान के फॉर्म में एक्चुअल टीलर्स से, सॉइल के एक्चुअल टीलर्स से वो लगान कलेक्ट करते थे। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू, जो लो प्रोडक्टिविटी था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो इंडिया को फोर्स करता था कि वो इंपोर्ट करे फूड कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स विद अप्रोक्सीमेटली 70 to 75%। ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स किसमें था? एग्रीकल्चर सेक्टर में था, अप्रोक्स 70 to 75% था। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वॉज फोकस था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का फोकस था कि वो 5 ईयर प्लान का फोकस था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ओके, फीचर क्या है या उसके प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर के? तो लो प्रोडक्टिविटी था फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर जो था वो बहुत लो प्रोडक्टिव चलता जा रहा था। Indian agriculture sector was known for its low productive. Lack of knowledge was responsible for stagnation in this sector. नॉलेज के कम होने के वजह से वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैग्नेशन का रिस्पॉन्सिबल था। ओके, नॉलेज नहीं था तो ये बहुत ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। देन क्या था? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लो प्रोडक्टिविटी थी, देन डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। It refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड थे, एग्रीकल्चर से में ही इंगेज थे, एग्रीकल्चर के वर्क में ही इंगेज थे। तो इससे क्या था? डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। ये रेफर करता है टू ए स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क, बहुत ज्यादा पीपल एक ही काम में जुड़े हुए हैं देन आर रियली नीडेड। हाईली डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ज्यादा लोग जो फार्मर्स होते थे वो रेनफॉल पे डिपेंड होते थे बिकॉज कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई थी, कोई भी न्यू टेक्निक्स नहीं थे क्रॉप्स ग्रो करने के। सो मेन डिपेंडेंसी उनकी रेनफॉल ही थी। सब्सिस्टेंस व फार्मिंग, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन्स यूज विदाउट एनी सरप्लस ट्रेड। कोई भी सरप्लस फॉर ट्रेड के लिए वो लोग क्रॉप्स नहीं उगाते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता था। देयर वेयर ऑल्सो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, मतलब कि बहुत ज्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी थी। उन लोग अपने हाथ से ही जितने क्रॉप्स उगाते थे, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज टेक्निक्स का यूज नहीं करते थे बिकॉज उन लोग को वो चीज प्रोवाइड नहीं करवाई की गई थी। देयर वेयर मेनी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। Harvesting was generally done manually and was very tedious. Conflict between tenants and landlords, बहुत ज्यादा conflicts आते थे, विवाद होता था किसके बीच? tenants और landlord के बीच। Farmer were often a part of for a critical contract that bound them to their landlords. एक बहुत ही critical contract था किसके बीच? फार्मर्स के बीच। ओके, लैंडलॉर्ड यूज टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम फार्मर्स, और जो लैंडलॉर्ड थे वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट या यूज करते थे किससे? फार्मर्स से, एंड डिप्राइड फॉर देम फॉर देयर नेसेसिटीज, और अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो उन लोग से इंटरेस्ट लेते थे किससे? फार्मर्स से, वो भी ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन क्या है? स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे या लैंड होल्डिंग्स थी फार्मर्स की वो बहुत ही स्मॉल थी। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इज ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एक स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होना बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस था किस प्रोसेस में? एग्रीकल्चर के ग्रोथ में। एज फार्मिंग कैन बी कैरिड आउट बाई ओनली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, और जो फार्मिंग का प्रोसेस होता था वो बस लेबर इंटेंसिव के थ्रू ही पूरा हो सकता है। दैट इज यूज ऑफ मशीन्स बिकम डिफिकल्ट, और मशीन का यूज होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ पॉलिसीज लाई गई ताकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाया गया क्या? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म लाया गया, इसमें ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या हुई? चेंज हुई थ्रू एबॉलिशंस या एबॉलिश किया गया क्या? इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। देन आया ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इन्वेंशन हुआ, जिसे हम लोग मिरेकल सीड्स भी कहते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे फूड ग्रेन्स हम लोग उगा सकते थे और हमारा फूड ग्रेन्स भी
का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया था। तो ये दो पॉलिसीज आई थी जिससे कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा सुधरा था। लैंड रिफॉर्म को डिटेल में पढ़ते हैं कि लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रेफर करता है चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देयर वाज ए ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म इन कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री में लैंड रिफॉर्म का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेयर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां की सारी मेजॉरिटी, सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही जॉब या एक ही वर्क में डिपेंडेंट थे, जो कि था एग्रीकल्चर या फार्मिंग। लैंड रिफॉर्म वेयर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। और लैंड रिफॉर्म से लाने का क्या मतलब था कि हम लोग इक्विटी अचीव करें एग्रीकल्चर में। ओके, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज अबॉलिश हुआ क्या? इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप। इंडियन गवर्नमेंट जो थी हमारी बहुत सारी स्टेप ली, किसके लिए? एबॉलिश करने के लिए इंटरमीडियरीज को, टू मेक टीलर्स द ओनर ऑफ द लैंड। एम क्या था लैंड टू द टीलर के पे, या इसका बेस क्या था? द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप, इस आइडिया के पीछे वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव्स टू द एक्चुअल टीलर टू मेक इंप्रूवमेंट्स एंड टू इंक्रीज आउटपुट। जो ओनरशिप ऑफ लैंड था वुड गिव इंसेंटिव्स टू द एक्चुअल टीलर्स, वो इंसेंटिव देता था किसको? एक्चुअल टीलर्स को, टू मेक, कि वो इम्प्रूव करें और अपनी आउटपुट को इंक्रीज करें। The abolition of intermediaries brought 200 lakh टीनिंग्स। जो abolition of intermediaries था, उन्होंने 2 लाख से ज्यादा टीनिंग्स खरीदे, ब्रॉड किए 200 lakh टीनिंग्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट। देन क्या था? लैंड सीलिंग आया। लैंड सीलिंग रेफर करता है फिक्सिंग दी स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, हर किसी को स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड फिक्स कर देना, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। Beyond the specified limit, all lands belonging to a particular person. इसके पीछे स्पेसिफाइड लिमिट के पीछे सारे के सारे लैंड बिलोंग करेंगे पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। जो कि कौन लेके चलेगा, कौन टेक करेगा? गवर्नमेंट टेक करेगी। एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल फार्मर्स, और अलॉट कर दिया जाएगा किसको? स्मॉल फार्मर्स को, कल्टिवेटर्स को। जो पर्पस था लैंड सीलिंग का, वो रिड्यूस क्या कर देता है? कंसेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। लैंड सीलिंग हेल्प करता है प्रमोट करने में इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी क्या थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ओके, द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वॉज एडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड प्लान के थ्रू या ड्यूरिंग द थर्ड प्लान न्यू स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई। कब? 1916 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो इन इंडिया वेर ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, वो अब चेंज हो गई, किसमें? रिप्लेस हो गई, किसमें? मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 75% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। इंडिया एग्रीकल्चर वीकली डिपेंड ऑन द मानसून, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो टोटली डिपेंड था मानसून पे, रेनफॉल पे, जिसके थ्रू जितने भी फार्मर्स थे उन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रबल्स, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी लो, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी था वो भी बहुत ज्यादा लो था, ड्यू टू यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते करते जो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी था वो बहुत लो था, एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती थी। एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने कुछ एफर्ट्स लगाए, जिससे क्या हुआ? एक एग्रीकल्चर वॉज परमानेंटली, जो एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन था वो परमानेंटली ब्रोक हो गया, और क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर करता है लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, और इसको हम कहते हैं क्या? मिरेकल सीड्स को यूज करके हम लोग अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं फूड ग्रेन्स का, स्पेशली किसके लिए? व्हीट और राइस के लिए। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? तो अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल और मार्केटिंग सरप्लस रेफर करता है टू द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट, जो कि मार्केट में सोल्ड हो किसके थ्रू? फार्मर्स के थ्रू, आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी ओनली कब? Then large proportion of these increase is sold in the market.
बफर स्टॉक हो गया फूड ग्रेन्स का, फूड की कमी नहीं होने लगी, जब भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता था हम लोग फूड यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ का। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप्स, बेनिफिट था किसको, लो इनकम ग्रुप्स को। एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज सोल्ड बाय द फार्मर्स इन द मार्केट, दियर प्रोसेस डिक्लाइन रिलेटेड टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब आता है। अब एग्रीकल्चर में तो थोड़ी बहुत हम लोग ने प्रोडक्टिविटी ला दी, अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत लो था, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इंगेज थे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोई भी इंगेज नहीं था, सिर्फ कॉटन और जूट इंडस्ट्री था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया के जैसे कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे कैन गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, तभी डेवलप्ड हो सकती है जब उसके पास एक गुड इंडस्ट्रियल बेस हो या इंडस्ट्रीज हो इंडिया में। इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और वो बहुत स्टेबल है किससे, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर से। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन को और ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। ड्यू टू दिस रीजन की वजह से 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करने लगा। अब इंडिपेंडेंस के टाइम में वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज वाज वेरी लिमिटेड, बहुत कम इंडस्ट्री थी इंडिया में, सिर्फ कॉटन और जूट इंडस्ट्री थी जो कि इंडिया में थी, आयरन और स्टील फर्म थी जो कि जमशेदपुर में थी और एक कोलकाता में थी। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस एंड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इंडस्ट्रियल को, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को और स्ट्रॉन्ग करें। रोल क्या था पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं था कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप कर, तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, उन लोग को कैपिटल दिया कि ताकि वो इंडस्ट्री सेटअप कर सके। लैक ऑफ इंसेंटिव था फॉर प्राइवेट सेक्टर। द इंडियन मार्केट वॉज नॉट बिग एनफ टू इनकरेज प्राइवेट इंडस्ट्रीज। इंडियन मार्केट इतना भी बड़ा नहीं था कि वो एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इंकरेज करे टू अंडरटेक मेजर प्रोडक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल टू डू सो। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड। सोशल वेलफेयर भी हुआ, वो भी अचीव हुआ ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। किसके थ्रू, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। एक पॉलिसी आई 1956 में इंडियन रिजोल्यूशन के नाम से। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था किसका, पॉलिसी मेजर, जो कि कवर करता था बहुत सारे इश्यूज जो कि कनेक्ट होते थे इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एसेंशियल था फॉर डिवाइजिंग वेरियस प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ऑफ द कंट्री। आफ्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 इंडियन इकोनॉमी को बहुत सारे सीरियस ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस को फेस करना पड़ा, जो कि necessitated the need for a fresh industrial policy for the country। इससे क्या समझ में आया कि हम लोग को न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लासिफिकेशन क्या था इंडस्ट्रीज का, स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी जो कि किसके थ्रू लीड करवाई जाती थी, पब्लिक सेक्टर के थ्रू, सिर्फ गवर्नमेंट उसे लीड करती थी। देन स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री थी जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही लीड कर सकते थे, लेकिन मेन लीड किसका रहता था, गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का। और स्केड्यूल सी था जिसमें कि वो लोग क्या करते थे, प्राइवेट सेक्टर लीड कर सकता था लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस होगा तो। लाइसेंस मेन रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सो अगर उसके पास लाइसेंस है देन प्राइवेट सेक्टर कैन लीड। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रिटन परमिशन होता है किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने का या गुड्स मैन्युफैक्चर करने का। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1951 में आया था। एम्पावर टू दी गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर, किस चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, न्यू इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस या अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइन की जाती है रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द assets of a unit. This limit has changed from rupees 5 lakh in 1915 to present limit of rupees 1 crore. Important point क्या है इसका कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर, so इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दे यूज मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लेबर यूज करती है, बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।
फिर क्या, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स, तो बिग फर्म से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि बिग इंडस्ट्रियल के कंपटीशन में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं compete कर पाएगी। दे कैन फ्लरिश ओनली व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स, ये तभी फ्लरिश हो पाएंगे जब हम इन लोग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, लार्ज फर्म से। अब आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से कोई चीज दूसरे देश में भेजना, और इंपोर्ट क्या होता है, बाहर देश से इंडिया में कोई चीज मंगाना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड करता है, टू एंड फ्रॉम इंडिया। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रेफर करता है एक पॉलिसी है ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टू टैरिफ एंड कोटाज। टैरिफ एक टाइप का टैक्स होता है। टैरिफ क्या होता है, टैक्स होता है जो कि इम्पोज होता है इंपोर्ट पे, इम्पोज ऑन इंपोर्ट। टैरिफ रेफर करता है टैक्स लिविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। दी बेसिक एम क्या रहता है कि हैवी टैक्स इंपोज करना इंपोर्टेड गुड्स पे वाज टू मेक मोर एक्सपेंसिव, उस चीज को और ज्यादा एक्सपेंसिव बनाने के लिए, और उसका जो यूज हो जाएगा वो और डिस्करेज हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गया होगा। कोटास क्या होता है, एक लिमिट होता है। कोटास क्या होता है, एक लिमिट होता है। कोटा रेफर करता है नॉन टैरिफ बैरियर्स को इम्पोज ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। क्रिटिकल अप्रेजल है कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो कि 1950 टू 1990 में थे। प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड इन द पीरियड फ्रॉम 11.8% इन 1950 टू 51। 1950 टू 51 में 11.8% तक इंक्रीजमेंट आई, फिर 2.6% 1990 टू 91 में आई। दिस राइज, ये जो बढ़ता गया इंक्रीमेंट हुआ इन इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी में, ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर था किसका, डेवलपमेंट का। इंडियन इंडस्ट्री वाज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट। ये इंक्लूड करता है इंजीनियरिंग गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन पीपल को जिसके पास स्मॉल कैपिटल है और जिनको बिजनेस सेटअप करना है। एक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है जनरेट करने में एम्प्लॉयमेंट। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन enabled people enable the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed. लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प करता है गवर्नमेंट को मॉनिटर करने में, स्कैन करने में, कंट्रोल करने में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। देन क्या है, पब्लिक सेक्टर मेड करता है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन किसके थ्रू, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज को डेवलप्ड करने के लिए। सो आज का चैप्टर यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।